हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने देख रहे हैं संसद को यूपीएसआई के लिए। ओके, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें हम संसद के बारे में जानते हैं कि संसद है क्या। देखो पहले तो संसद क्या है, हमारी राष्ट्र विधायिका है। समझ गए, नेशनल लेवल पर जो कानून बनाती है, यानी कि राष्ट्रीय विधायिका आप इसको बोलोगे। ठीक है भाई, संसद। ओके, और संसद में हमारे यहां पर दो सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो अंग में आप प्रेसिडेंट को भी गिन लोगे, लेकिन सदन सिर्फ दो ही हैं। और संसद हमारे आर्टिकल 79 में आती है, और लोकसभा हमारे 81 में मिलेगी, और राज्यसभा आपको आर्टिकल 80 में मिलेगी। अब हमारी संसद में कौन कौन शामिल है, इसका मतलब आपसे अंग के बारे में पूछ रहा है। तो हम यहां पर किसको बताएंगे कि सर राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर? बी बिल्कुल ठीक है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। प्रेसिडेंट का वर्णन आप सबसे पहले आर्टिकल 52 में देखते हो। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां तक बिल्कुल कनेक्ट। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। ये हमारी कनेक्ट कर ली हमने चीज अपने माइंड में। अब हमारे याद रहेगा कि हाँ, संसद मींस ये चीज। ठीक है, राष्ट्र विधायिका। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? ठीक है भाई, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है क्या? शासी, या फिर आप लगाओगे कानून बनाना, या फिर आप लगाओगे कर एकत्रित करना, या फिर सरकार की आलोचना करना। कानून बनाना इज द राइट आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। कोई भी है, किसी भी, मान के चलो कोई बिल आ रहा है, वो राज्यसभा में पेश किया, यहां से पास हुआ, फिर वो लोकसभा में जाएगा, यहां से पास हुआ, अब प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए फाइनली, है ना भाई। जैसे ही ये बिल प्रेसिडेंट की अनुमति मिलेगी, ये एक्ट बन जाएगा। अब सरकार के ऊपर बात है कि उसको लागू कब करती है। उसको बिल्कुल तभी लागू कर देती है राष्ट्रपति के पास होते ही, या फिर कुछ समय लेकर पास करती है, वो सरकार के ऊपर है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कुछ समय लेकर करती है तो ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इनमें से कौन ले सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त ले सकता है, अटॉर्नी जनरल, राज्यपाल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, ये जो आप अटॉर्नी जनरल देख रहे हो ना, ये आर्टिकल 76 में इसका वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। ये हिस्सा ले सकता है। देखो, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इसका कोई कार्यकाल भी नहीं है। इसका कोई कार्यकाल भी नहीं है, समझ गए। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक अटॉर्नी जनरल गद्दी पे रहता है। और आर्टिकल 88 के जरिए ये लोकसभा की चर्चा में भी हिस्सा ले सकता है, राज्यसभा की चर्चा में भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता वहां। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वहां पर वोट नहीं डाल सकता। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल से। ठीक है, आ जाओ भाई आगे नेक्स्ट पर। बोलता है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? ठीक है भाई, तो ये आप कार्यपालिका। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कार्यपालिका क्या है। देखो, हमारी संसद में जो नेतागण बैठते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ मंत्रालय भी होता है। ठीक है भाई, वही मंत्रालय वाले नेताजी जब अपने ऑफिसेज में जाते हैं, तो वो कार्यपालिका का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब वो संसद में बैठते हैं, तो वो विधायिका का कार्य कर रहे होते हैं। यानी कि आपने ध्यान रखना है, जो नेताजी हैं, जब अपने, है ना, ध्यान रखोगे, जब संसद में होते हैं तो वो किसका काम कर रहे होते हैं? विधायिका का काम कर रहे होते हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा। और जब वो अपने ऑफिस में जाकर बैठते हैं, तो ऑफिस में वो क्या काम कर रहे होते हैं? कार्यपालिका का काम कर रहे होते हैं। अब देखो, जब वो ऑफिस में जाकर कार्यपालिका का काम करके आए हैं, अच्छा किया है या बुरा किया है ना भाई, अच्छा किया है या बुरा किया है, कम पैसा खर्च किया है या फिर ज्यादा पैसा खर्च किया है, ठीक है भाई, कम किया है या फिर ज्यादा किया है, इसका उत्तर वो कहां देंगे जाके? सीधी सी बात है, वो संसद में देंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वहां जाकर देंगे। तो अब देखो, संसदीय प्रणाली में ये जो कार्यपालिका है, यानी कि ये जो नेताजी है, ये किसके प्रति जाकर उत्तरदायी होंगे? विधायिका के, है ना भाई, ध्यान रखोगे, किसके? विधायिका के, यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे जाकर कि भाई कैसा काम किया, कैसा नहीं किया, खराब किया, गलत किया, ये सब चीज। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो आरक्षित है लोकसभा के अंदर, वो इतनी है। देखो, मैं पहले तुम्हें लोकसभा की थोड़ी सी चीजें बताऊं। लोकसभा ये एक लोअर हाउस होता है, यानी कि निम्न सदन होता है ना भाई, निम्न सदन होता है, क्लियर हो जाएगा। और इसको आप भंग भी कर सकते हैं,
ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इसको प्रेसिडेंट भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद की राजी से। ओके, इसको स्थगित भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलो 1/10 मेंबर नहीं आए कुल संख्या का, या फिर ज्यादा हंगामा हो रहा है तो स्थगित हो जाती है कुछ समय के लिए। या फिर इसको सत्रावसान भी हो जाता है। सत्रावसान मतलब जैसे कि मान के चलो अब भाई बजट सत्र खत्म हो गया है ना, मॉनसून सत्र खत्म हो गया, या फिर शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, तो इसको तीनों तरीके से कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो जाएगा। राज्यसभा में ये दो तरीके तो कर सकते हैं, लेकिन भंग नहीं कर सकते राज्यसभा को, तो बाद में देखेंगे। ठीक है, इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र चाहिए, और इसका जो कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा वो 5 साल का देखने को मिलेगा। कब का? 5 साल का। ठीक है भाई, लेकिन क्या हुआ था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा का भी और राज्यों की विधानसभाओं का भी कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था उस समय पर। वो तो अच्छा हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 आया, और उससे फिर क्या कर दिया गया, वापस से 5 ही वर्ष कर दिया गया लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल। ठीक है, यहां तक हमारी बात आ गई। अब लोकसभा में अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो राइट नाउ 550 है। आप बोलोगे सर दो भी तो थे जो एंग्लो इंडियन थे, उनको हटा दिया है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उन एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन है ना 2019 से उनको क्या कर दिया है, हटा दिया है, और ये जनवरी 2020 में प्रभावी हो गया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, प्रभावी हो गया था। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 से उनको क्या हुआ, हटा दिया गया। देखो, दो एंग्लो इंडियन होते थे ना यहां पर, उनको हटा दिया, और एक राज्यों की विधानसभाओं में भी एंग्लो इंडियन होता था, उसको भी हटा दिया 104वां संविधान संशोधन 2019 से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, जनवरी 2020 में वो प्रभावी हो गया। चलो भाई, इतनी बात आ गई हमारे पास। अब ये 550 है, 550 में से भाई मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है, 550। 550 में से 20 किसको दी हुई है, केंद्र शासित प्रदेश को दी हुई है, 20 केंद्र शासित प्रदेश को। ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। यानी कि 530 आ रही है कहां से, राज्यों से, और 20 आ रही है कहां से, ध्यान रखोगे, वो आ रही है केंद्र शासित प्रदेशों से। तो हमारा मैक्सिमम जो सीटों का आंकड़ा है वो कितना हो सकता है, 550 हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा हो ही नहीं रहा है ना, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे 530 जो है राज्यों से तो आ रही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से अभी सिर्फ कितनी आ रही हैं, 13 ही सीटें आ रही हैं। यानी इस 20 में से केंद्र शासित प्रदेशों से अभी सिर्फ 13 आ रही हैं। तो हमारी 530 और 513 कितनी हो गई, 543। तो अभी जो आ रही हैं नाव, वो 543 सीटें आ रही हैं। हो कितनी सकती हैं, 550 हो सकती हैं। आ कितनी रही हैं, 543 आ रही हैं। ऐसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बोलते हैं राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितनी अवधि के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, देखो हम पहले राज्यसभा को देखें। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में है, और इसको आप भंग नहीं कर सकते। हाँ, स्थगित कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्थगित हो सकती है। सत्रावसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, सत्रावसान हो जाएगा। और इसका जो सदस्य है उसका जो आप कार्यकाल देखते हो वो 6 वर्ष का होता है, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ कि हम राज्यसभा को देखें। पता है जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था, समय पर छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1951 में ही जनप्रतिनिधि अधिनियम आ गया, जनप्रतिनिधि अधिनियम। तो इस जनप्रतिनिधि अधिनियम में ये बता दिया गया कि हाँ भाई 6 साल का एक सदस्य का कार्यकाल होगा, और हर 2 साल में वो, है ना, ध्यान रखोगे, हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। अच्छा भाई, यहां तक हमारी बात आ गई। अब बात आती है राज्यसभा में जो सभापति होता है वो कौन है, वो उपराष्ट्रपति होता है। वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल 64 में यह बोला गया है कि हमारा जो उपराष्ट्रपति होगा, है ना,
वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये बात बोली गई है। और 89(1) में क्या बोला गया है, यही चीज दोहराई गई है 89(1) में, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा करके। आप बोलोगे कैसे? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होगा, लेकिन उसका सदस्य नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, उसका सदस्य नहीं होगा। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो वैसे भी 5 साल का होता है, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। सीधा सीधा पता चल गया कि उसका सदस्य नहीं होता, वो सभापति जरूर होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने ध्यान रखना। ओके, तो अभी हमारे जो राइट नाउ अभी है वो सीपी राधाकृष्णन जी है। सीपी राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। ओके भाई, ध्यान रखोगे, सीपी राधाकृष्णन जी आपको देखने को मिलते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। अच्छा, ये जो उपराष्ट्रपति है, इनको उपराष्ट्रपति के लिए तनख्वाह मिलती है फिर राज्यसभा का सभापति होने के नाते? राज्यसभा का सभापति होने के नाते कितनी सैलरी होती है इनकी? 4 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से होती है, और जब रिटायर हो जाते हैं तो 2 लाख रुपए प्रति महीने हो जाती है। ओके, ऐसे आप ध्यान रखोगे। यहां तक हमारी बात बिल्कुल डन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली का प्रमुख कौन है? देखो, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और उसका प्रमुख कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो। ठीक है, हमने अपनी संसदीय प्रणाली कहां से ली है? हमने अपनी संसदीय प्रणाली ली है कहां से? ब्रिटेन से। याद रखोगे, कहां से ली है? ब्रिटेन से। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम निचले सदन की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, निचले सदन की। अगर हम देखें, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। अब अभी हमने देखा लोअर हाउस कौन सा है? लोअर हाउस, निचला सदन कौन सा है? लोकसभा है। आर्टिकल किस में आती है? 81 में आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। और इसको तो भंग भी कर दिया जाता है, ये भी आपको पता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो लोकसभा इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? देखो, आर्टिकल 108 को पकड़ो आप। 108, इसमें प्रेसिडेंट क्या काम करता है? किसी साधारण विधेयक के ऊपर, समझिए भाई, ध्यान रखोगे, साधारण विधेयक के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। ओके, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो फिर हम जाएंगे कहां? हम जाएंगे राज्यसभा, और राज्यसभा के सभापति को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो उपसभापति को पकड़ेंगे। ठीक है भाई, वहां के उपसभापति को पकड़ेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो आपसे क्या पूछा है कि भाई संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो यहां पर प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति लिखा हुआ है। हमारा ऑप्शन है डी, क्या भाई? राष्ट्रपति के पास। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में बिना संसद सदस्य बने कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है? वो रह सकता है 6 महीने तक। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो राज्यसभा के लिए ध्यान रखना, राज्यसभा के लिए कम से कम होनी चाहिए 30 वर्ष। क्लियर हो जाएगा। और लोकसभा के लिए कम से कम होनी चाहिए 25 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहां पर 30 वर्ष इज अ राइट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, भाई राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। क्लियर हो जाएगा। कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम सीटें कितनी है? 250। मैक्सिमम सीटें कितनी है? 250। 250 में से भी 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्यों को। राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत। जैसे कि कोई है ना भाई, ध्यान रखोगे, जैसे कोई खेल में बहुत ज्यादा आगे है, उस बंदे को इसमें जाके मनोनीत कर देगा। विज्ञान में बहुत ज्यादा है, शिक्षा में बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ध्यान रखोगे 12 बंदों को वो क्या कर देता है? मनोनीत कर देता है राष्ट्रपति। फिर कितने बचे? फिर बचे 238। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 238 बचे। ऐसे आपने ध्यान रखना है। लेकिन अभी ये 238 पूरे नहीं आ रहे, या फिर मैं बोलूं 238 और 12 250, यानी कि पूरे अभी 250 नहीं आ रहे। हाँ, राष्ट्रपति तो पूरे पूरे अपने 12 मनोनीत कर रहा है, लेकिन आ तो सिर्फ अभी कितने रहे हैं? 245 ही। अभी 245 आ रहे हैं, 250 नहीं आ रहे। 245 में से भी 12 राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिए, तो बचे कितने? 233। इन 233 में से भी 229 आ रहे हैं स्टेट से, यानी कि राज्यों से,
और 4 आ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश से, ऐसे आ रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य भेज रहा है? 31 भेज रहा है यूपी, और यूपी लोकसभा में भी 80 भेजता है। समझ गए भाई, ये भी आपने ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संसद में किस सदन के पास अधिक शक्तियां होती हैं? दोनों को समान शक्तियां हैं, या फिर राज्यसभा को अधिक शक्तियां हैं, लोकसभा को अधिक शक्तियां हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोनों में से जो पावर है वो किसके पास ज्यादा है? लोकसभा के पास ज्यादा। इसको जनता का सदन बोला जाता है, जनता का सदन बोला जाता है। इसको लोकप्रिय सदन बोला जाता है, इसको लोकप्रिय सदन बोला जाता है। अभी 18वें नंबर की लोकसभा चल रही है 2024 जून से। समझ गए भाई, 2024 जून से। और लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला हो जाएंगे। 17वीं लोकसभा में भी वही थे, है ना भाई, ओम बिड़ला। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं संसद का सत्र वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होना चाहिए? कम से कम कितनी बार होना चाहिए? ओके, देखो, एक तो होता है बजट सत्र। ये जो बजट सेशन है कब शुरू हो जाता है? फरवरी में शुरू हो जाता है और ये मई तक जाता है। लेकिन सरकार इसको ज्यादा से ज्यादा कब रोक देती है? मार्च में ही रोक देती है। ओके भाई। एक होता है मॉनसून सेशन, मॉनसून सत्र। ये होता है जुलाई अगस्त के समय पर, जुलाई अगस्त के समय पर। एक होता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सेशन। ये होता है नवंबर दिसंबर के समय पर। देखो एक बात ध्यान रखना, ये हमारे 3 सत्र हैं। तीनों सत्रों में जब ये चल रहे होते हैं, मान के चलो बजट सत्र चल रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बैठकें होनी चाहिए। जितनी ज्यादा बैठक होंगी, आम आदमी के मुद्दे उतने ज्यादा ही उठेंगे। और मान के चलो सेशन चला 1-1.5 महीने बजट सत्र, उसमें भी बैठक बस 2-4 दिन ही हुई, तो आम आदमी क्या घंटा उठेगा? कुछ नहीं उठेगा। समझ गए, वेस्ट। तो जब बहस ही नहीं हुई किसी चीज पे, बात ही नहीं उठी किसी चीज पे, तो फिर क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ऐसा करने में सबसे आगे केरला है। केरल की जो विधानसभा है वहां पर सबसे ज्यादा बैठकें होती हैं। जब वहां कोई सा भी सेशन चल रहा हो उसमें वहां ज्यादा ही बैठकें होती है, ताकि आम आदमी के मुद्दे उठे, बहस हो यहाँ भी क्या सही है क्या गलत है। लेकिन केंद्र के अंदर तो ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा। वहां तो बस, हाँ, बजट सत्र आया थोड़े दिनों में खत्म कर दिया, मानसून सत्र आया थोड़े दिन में खत्म हो गया, कोई मुद्दे नहीं है। या मान के चलो ज्यादा शोर शराबा होने लगा, स्थगित कर दिया, बोले 10 दिन के लिए स्थगित है जी बजट सत्र। अब 10 दिन बाद बजट सत्र की एक बैठक होगी, थोड़ी देर के लिए हुए, फिर स्थगित कर दी। ऐसे चल रहा है। समझ गए भाई, ऐसे आपने ध्यान रखना है। इन 3 में से कोई 2 ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, है ना। बोलता है कोई 2 तो होने ही चाहिए एक साल के अंदर। इन 3 में से कोई 2 तो होने ही चाहिए, चाहे बजट और मॉनसून वाले हो जाए, चाहे मॉनसून और शीतकाल वाले हो जाए, कोई 2 होने चाहिए। तीनों हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। समझ गए, तीनों हो रहे हैं। लेकिन सरकार क्या काम करती है कि तीनों करवा तो लेती है, दिखाने के लिए कि हमने तीनों करवाए हैं, लेकिन उन तीनों में मुद्दे की बात कुछ नहीं उठा पाते हैं। समझ गए भाई, तो ये है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। और ध्यान रखना, इन्हीं भी 2 में 6 महीने से ज्यादा का अंतर ना हो। जो भी किन्हीं भी 2 में 6 महीने से ज्यादा का अंतर ना हो, 6 महीने से ज्यादा अंतर ना हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ज्यादा अंतर ना हो। तो ऐसे भी आपने ध्यान रखना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या आपको कितनी लगती है? जरा बताओ, वो कितनी हो जाएगी भाई वर्तमान के अंदर? वो है 543 राइट नाउ जो भी है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारे यहां पर है वो क्या है भाई? क्या हम इसको राज्यों की परिषद नहीं बोलेंगे, यानी कि राज्यसभा नहीं बोलेंगे? बी इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आप लोगों को पता है भाई, किसके? विधायिका के प्रति होती है, यानी कि विधायिका मतलब संसद के प्रति होती है। बोलता है भारत में संसद के प्रत्येक सत्र का पहला घंटा किसके लिए आरक्षित होता है? देखो हमेशा ध्यान रखना, 11 से 12 के बीच का जो है ये प्रश्न काल बोला जाता है, पहला घंटा। ठीक है भाई, पहला घंटा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना भाई, सरकार से। जैसे कि एक तो होते हैं तारांकित प्रश्न, एक होते हैं अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या है जी, इसके बारे में थोड़ा सा देखो। तारांकित प्रश्न में क्या है, जैसे नेताजी से पूछा गया तो वो मौखिक रूप से आंसर करते हैं, बोलकर आंसर करते हैं, यानी कि बोलकर।
यानी कि मौखिक आंसर करते हैं, समझ गए भाई, मौखिक उत्तर देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर होता है, उत्तर देते हैं नेताजी, क्योंकि नेताजी से पूछा गया है क्वेश्चन कि भाई आपने ऐसे ऐसे आपकी जो आपको पद मिला हुआ है उसमें डिपार्टमेंट में आपकी ये गड़बड़ी हुई है, बताइए जरा। और अतारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर देते हैं, लिख के उत्तर देते हैं नेताजी, है ना भाई, लिखित उत्तर देते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आपने ध्यान रखा। इसके बाद आता है जैसे 11 से 12 के बीच का प्रश्न काल हो गया, पहला घंटा संसद के अंदर। दूसरा आता है शून्य काल, और ये जो शून्य काल है ना भाई, शून्य काल है ये आपका 12 से 1 बजे के बीच में है। इसमें ध्यान रखोगे बिना किसी अनुमति के क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे बिना, है ना भाई, बिना किसी अनुमति के, है ना भाई, ध्यान रखोगे बिना किसी अनुमति के प्रश्न पूछा जाता है सरकार से, समझ गए भाई, प्रश्न पूछा जाता है सरकार से, सरकार में बैठे लोगों से, ठीक है भाई, ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। संसद में बजट आमतौर पर कब पेश किया जाता है? ये कब होता है? 1 फरवरी को होता है भाई बजट, हमेशा 1 फरवरी को बजट आता है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। अभी अगर आप देखोगे निर्मला सीतारमन जी ने अपना खुद का 8वें नंबर का बजट पेश किया था 1 फरवरी को 2025 को, और ये कौन से ईयर के लिए था? 2025-26 के लिए, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का ये बजट है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो इस वित्त वर्ष के लिए ये बजट है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है ना? अभी हमने देखा 6 महीने, उससे ज्यादा नहीं। किन्हीं भी 2 सेशन में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना। संसद भवन किसका घर है? भारतीय संसद का है भाई, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, किसका हो जाएगा? भारतीय संसद का। आ जाओ नेक्स्ट पर। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक, देखो धन विधेयक आर्टिकल, है ना भाई, किसके, अगर आप देखोगे ये हो जाता है आर्टिकल 110 में, और इसके जरिए लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है। और ध्यान रहे, राज्यसभा को केवल 14 ही दिन मिलते हैं। ये 14 दिन के अंदर इसको या तो पास कर दे राज्यसभा, या फिर स्वतः ही पास, खुद से ही पास माना जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई किसके पास पावर है यहाँ पर? लोकसभा के पास धन विधेयक को लेकर ज्यादा पावर। हाँ, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, आर्टिकल 312 में आपको देखने को मिलेंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उनको लेकर पावर राज्यसभा के पास, समझ गए? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति होता है भाई, है ना, हमारा उपराष्ट्रपति होता है। अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। लोकसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? है ना, देखो लोकसभा के लिए पहले ना क्या होते थे, पहले आम चुनाव होते थे। आप सोचोगे सर आम चुनाव कैसे? मतलब ऊपर से नीचे तक एक ही साथ चुनाव, यानी कि लोकसभा के भी और राज्य की विधानसभाओं के एक साथ चुनाव। जैसे आज सरकार कह रही है ना कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए, यानी एक साथ नीचे तक चुनाव होने चाहिए, है ना, ऐसे पहले हो चुके हैं। आप बोलोगे कब? देखो ऐसा था जब पहले पहले 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच में पहले आम चुनाव हुए थे। तो ये लोकसभा के भी थे और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी थे, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी थे, तो ये एक साथ हो गए थे। और ऐसे एक साथ 1957 में भी हुए हैं, 1962 में भी हुए हैं, 1967 में हुए हैं लास्ट टाइम, समझ गए, एक साथ चुनाव। उसके बाद नहीं हुए। लेकिन अब सरकार चाह रही है केंद्र के अंदर कि एक देश एक चुनाव फिर से शुरू किया जाए, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये पहले पहले जब आम चुनाव हो गए भाई 21 फरवरी 1952 को, तो फिर, है ना, अगर आप देखोगे 17 अप्रैल 1952 में गठन कर दिया गया लोकसभा का, लोकसभा का गठन कर दिया गया, और 13 मई 1952 को इसकी बैठक हो गई, है ना, क्या हो गई? इसकी बैठक हो गई। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान, क्लियर हो जाएगा, पहली पहली लोकसभा की बैठक। जीवी मालवांकर जो थे वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे, जिनको लोकसभा का जनक भी बोला जाए, ठीक है भाई। कौन? जीवी मालवांकर, ये भी आप ध्यान रखोगे, जीवी मालवांकर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और पहले विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे, के बारे में भी आप लिख सकते। आ जाओ नेक्स्ट पर। राज्यसभा के सदस्य अपना इस्तीफा किसे लिख कर देते हैं?
भाई राज्यसभा के सदस्य हैं, अपना इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वो अध्यक्ष को देंगे, प्रधानमंत्री को, या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति को, या फिर आप लगाओगे राज्यसभा के सभापति को? किसको? भाई जो राज्यसभा का सभापति है उसे, यानी कि वो सभापति उपराष्ट्रपति भी है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे तुम्हारे संसद से जुड़े हुए क्वेश्चन। उम्मीद है कोई भी दिक्कत आपके पेपर में नहीं आएगी जब संसद से पूछेगा किसी भी शिफ्ट में। ओके, चलो थैंक यू सो मच। ये वाली क्लास हमारी डेली बेसिस पर 3 बजे आ जाती है यूपीएसआई के लिए, बाकी 5 बजे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रही है, और आपकी चल रही है ना 9 बजे दिल्ली पुलिस के लिए, और 10 बजे आपको देखने को मिलेगी रेलवे के। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।